flag or forever hold your tongue. डिटेल्ड डिस्कशन, पूरा डिटेल, या तो हम इसको इस तरीके, तो अगर हम फीफो में अगर है कोई गिफ्ट अगर आप दे रहे हो, ये चीजें ना एवरेज जो है वो देख चुके थे। अगर तो इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, काइंडली रेज योर हैंड। इंक्रीज हो रही है, अच्छा जी। एबनॉर्मल लॉस की भी डिस्कशन करनी है हमने। पहली बात तो ये कि इस एग्जाम्पल के अंदर कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है। अनस एंड हमजा, हम अभी इस एग्जाम्पल की बात करें। इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम, रिटर्न्स कैसे अकाउंट फॉर करने हैं। नॉकिंग अभी भी आ रही है? मोटा मोटा जो है हमने डिस्कस करना शुरू एक्चुअली कर दिया था, है ना। मोटा मोटा हमने वेटेड एवरेज जो है वो डिस्कस कर दिया था। अगर तो आपने सैटरडे वाली क्लास ली है तो आपको आई होप आइडिया होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हमारा इश्यू रिटर्न्स और परचेज रिटर्न्स, ये दो चीजें होती हैं। इश्यू रिटर्न्स और परचेज रिटर्न्स के केस में या तो आपको बताया होगा कि कौन सा स्पेसिफिक इश्यू टू द फैक्ट्री फ्लोर रिटर्न हो रहा है, या कौन सा स्पेशल परचेज रिटर्न हो रहा है टू द सप्लायर, राइट। तो अगर तो आपको गिवन है तो आपने उसका स्पेसिफिक रेट यूज करना है वेटेड एवरेज के केस में। जो रेट उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हुआ था ओरिजिनल, जिसको अब आप रिटर्न कर रहे हो या जो आपको रिटर्न हो रहा है, आपने उसका रेट सिंपल उठा लेना है, राइट। और अगर आपको रेट ना गिवन हो तो जो भी लास्ट परचेज है इन केस ऑफ परचेज रिटर्न, राइट, या जो सबसे लास्ट सबसे रिसेंट जो है इशू हुआ है, आप कहेंगे कि वही आपका रिटर्न हुआ। ये मेन आपकी चीज थी, ठीक है। अब हम जल्दी से फीफो के ऊपर आ जाते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को हम करें फीफो से, तो इस एग्जाम्पल को एक दफा फिर हम गो थ्रू कर लेते हैं। आपको इन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिया था, फिर आपके पास एक इश्यूज हैं, परचेजेस हैं, राइट, फिर परचेज रिटर्न्स आ गया। एक मेन चीज आपके पास ये आ गई परचेज रिटर्न्स, और बता दिया गया है कि जनवरी 4 को जो आपने परचेजेस की थी उनका रिटर्न है। तो जरा इसको देख लेते हैं। जनवरी 5 को फीफो के स्टॉक लेजर कार्ड में यूजिंग फीफो इन्होंने किस तरीके से किया हुआ, ये देखिए। जनवरी 4 को आपने परचेजेस किए थे 1500 यूनिट एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट, यानी कि 12,000 टोटल परचेज कॉस्ट थी, राइट। अब फीफो के अंदर यही फर्क है कि हमारे जो बैलेंस का कॉलम होता है उसमें हम कोई एवरेज रेट की रिकैलकुलेशन नहीं करते, है ना। क्योंकि हर इंफॉर्मेशन, हर बैच वाइज इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड सेपरेटली, राइट। यानी कि वो बैच वाइज आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी विद द ओल्डेस्ट बैच कमिंग एट द टॉप, राइट। और फिर उसके बाद जो है वो नए बैच की इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट होता है स्टॉक लेजर कार्ड में नजर आएगी। दिस इज हाउ यू मेक इट, राइट। तो यहाँ पे जब हम आते हैं, तो जब आपने 4 जनवरी को परचेजेस किए थे तो इससे पहले 1000 यूनिट 10 रुपए पर यूनिट के पहले पड़े हुए थे स्टॉक में। फिर आपने 4 जनवरी को फर्दर 1500 यूनिट्स खरीदे एट द रेट ऑफ 8, तो आपने बैलेंस की कॉलम में ऐसे लिख दिया, राइट। अब बारी आती है किसकी? अगले दिन हो गया परचेज रिटर्न, ठीक है। अगले दिन 4 जनवरी में जो आपको आपने जो 1500 यूनिट्स खरीदे थे उनमें से 500 यूनिट्स हो गए। जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे मुझे चैट जो है ना वो आप लोगों की नजर नहीं आ रही। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जैसे मुझे मैसेजेस आप लोगों के आते हैं। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कैसे करूं बच्चे? फिर रिकॉर्डिंग होगी नहीं। बहुत नॉकिंग हो रही है। This conference will now be recorded. चलें जी, तो ये मैं जरा इसको समझूंगी, और आपके जो मैसेजेस है ना इनको मैंने कुछ फिक्स करना है कि ये मुझे ऑटोमेटिकली नजर आए, क्योंकि आधे से ज्यादा स्क्रीन जो है वो मतलब इसमें फिर निकल जाती है, राइट। सो लेट मी डू समथिंग अबाउट दिस। इसको छोटा भी नहीं कर सकते आई गेस।
चले करना पड़ेगा इसी तरह से। थोड़ा सा जो है मैं थोड़े थोड़े टाइम बाद या तो मुझे मैसेजेस देखने पड़ेंगे। इसका किसी को कोई पता है कोई वे आउट? हाँ, चैट पे क्लिक करें तो ऑफ तो हो जाता है। मैं ये चाह रही हूँ मैं ये चाह रही हूँ कि मैं स्क्रीन मिनिमाइज जब करूँ ना, इसकी जो गो टू मीटिंग का है, ठीक है। जब ये गो टू मीटिंग का मैं मिनिमाइज करूँ तो मुझे आपके जिस तरह पहले जो है जो भी मुझे मैसेज करता था ना वो मुझे डिस्प्ले छोटा सा हो जाता था। मुझे पूरी चैट बॉक्स खोलना नहीं पड़ता था। तो लेट मी वर्क समथिंग आउट। इसका मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अभी है क्या, मैं जो पूरा इसको मैक्सिमाइज करूंगी ना तो फिर मुझे आप लोगों के मैसेजेस नजर आएंगे, वरना मुझे पता भी नहीं चलेगा कि चैट किसी ने किया नहीं किया। दिस इज नॉट नाइस। है ना? इसका मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये जो है कि अपडेट हुआ है सीधे से गो टू मीटिंग। चले लेट्स सी सी समथिंग, मतलब इसके बारे में कुछ करते हैं। व्हाट्सएप पे आपने कुछ भेजा है? अच्छा, मेरा फैसल मेरा वही नोटिफिकेशन ये पेयर हो रहा है ना। चैट बॉक्स को क्लोज करें तो नोटिफिकेशंस, अब कोई मैसेज जरा करें। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। नहीं, नोटिफिकेशन में मुझे सिर्फ ये आ रहा है कि एक मैसेज है, दो मैसेज है, तीन मैसेजेस है, दैट्स इट। ओहो, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट नहीं करना। चैट बॉक्स को क्लोज करें। अह, नहीं, अभी भी नहीं हो रहा। चलिए मैं जब मैं चैट बॉक्स को क्लोज कर रही हूँ ना तो बेसिकली सब कुछ क्लोज होके, नहीं अभी भी नहीं आ रहा। चलिए मैं जाहिर से समझ लूंगी कि किस तरीके से। हाँ, उन पे क्लिक किया है, बिल्कुल क्लिक किया है तो वो मेरा बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन आप लोगों की चैट्स फिर भी मुझे विजिबल नहीं होती। आप लोग ये जो मैसेजेस है ना, चले मैं थोड़े थोड़े टाइम बाद जो आप लोगों के मैसेजेस चेक करती रहूंगी, ठीक है। तो मैं अभी बिल्कुल फौरन फौरन से रिप्लाईज नहीं कर सकूंगी, तो काइंडली मैं पहले ही बता दिया कि मेरे पास प्रॉब्लम आ रहा है, वरना तो मैं ये कि फौरन से नोटिफाई मुझे हो जाता था, राइट। तो हर कॉल को डिस्कस करने के बाद मैं फिर आप लोगों को जल्दी से मैसेजेस रीड कर लूंगी। इस तरह कर लेते हैं। चलें जी। तो परचेज फिर रिटर्न हो रहे हैं 500 यूनिट्स, आपने 1500 यूनिट्स में से किए रिटर्न, राइट। तो उनके लिए आपने कौन सा रेट पे करना है ये बात तो सबको समझ में आ गई है। उसमें ऑब्वियसली आपने उसी परचेज का रेट पे करना है जिसको अभी आप रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बैलेंस के कॉलम में पहले 1500 यूनिट्स थे 8 रुपए पर यूनिट वाले बैच के। 1500 यूनिट्स में से आपने 500 वापस सप्लायर को भेज दिए। तो अब आपने ऑर्डर वही मेंटेन रखना है। 10 रुपए वाला यूनिट जो है वो पुराना है, वो पहले ऊपर आएगा। 1500 यूनिट्स में से 500 यूनिट्स आपने सप्लायर को वापस भेज दिए, तो आपके पास कितने पड़े रह गए? 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट। तो इस तरीके से आपका ये अपडेट हो गया। फिर आपने इश्यूज किए हैं टू द प्रोडक्शन फ्लोर। 1200 यूनिट्स आपने इशू किए हैं, ठीक है। अगले दिन रिटर्न से अगले दिन 1200 यूनिट्स आपने इशू किए हैं। तो अब वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे एडजस्ट होंगे? आपके पास अवेलेबल 2000 यूनिट्स थे, हजार हजार के बैचेस थे। अब आपने 1200 इश्यू करने हैं, तो पहले तो आप 1000 यूनिट्स जो है वो इशू करेंगे पुराने वाले, राइट। और जो एडिशनल 200 यूनिट्स आपने इशू करने थे वो आप इशू करेंगे 8 रुपए पर यूनिट वाले बैच में से। तो 10 रुपए वाला बैच तो आपका बिल्कुल खत्म हो गया। 8 रुपए वाला जो बैच है वो, उसमें 1000 यूनिट्स में से 200 यूनिट्स निकल गए, तो पीछे बचे 800 रुपए। तो अगेन छोटी सी रिविजन भी हो रही है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब फौरन से हम पहुंचते हैं किसके ऊपर? 8 जनवरी की ट्रांजैक्शन आपके सामने क्या है? 8 जनवरी को इश्यू रिटर्न हो रहे हैं जनवरी 6 वाले इश्यूज में से, ठीक है। एक सेकेंड में मैं जरा जल्दी से मैसेजेस भी देख लूं। बेटा डेट, अब्दुल्ला बच्चे डेट तो मेंशन होगी ना, बिकॉज यहाँ पे हम परपेचुअल फॉलो कर रहे हैं।
और आपको हाँ अच्छा एक सेकंड, अगर आप कह रहे हो कि डेट मेंशन ना हो कि कौन सा परचेज रिटर्न या इशू रिटर्न हो, बिल्कुल यही तो बात है कि अगर डेट मेंशन ना हो तो यही तो बात है ना, या तो आपको बताई जाएगी कि फलाने इशू फलाने रिटर्न परचेज का रिटर्न हो रहा है, या फिर आपको वो नहीं बताया जाएगा, तो वो डेट के थ्रू ही बताएंगे ना कि इस डेट पे जो काम हुआ था उसका रिटर्न। तो नहीं मेंशन तो यस, उसी के लिए तो रूल है कि अगर कुछ नहीं मेंशन तो फिर आप कहेंगे कि हाँ जी जो लेटेस्ट जो भी हमारा सबसे पहले इससे पहले जो भी इशू या रिटर्न परचेज हुआ है उसका रिटर्न हो रहा है, ठीक है, यानी कि रिटर्न से पहले जो लेटेस्ट सबसे हमारा होगा मोस्ट रिसेंट। चले जी, जनवरी 8 को क्या हो रहा है, इश्यू रिटर्न्स हो रहे हैं 200 यूनिट्स आउट ऑफ इश्यू जनवरी 6 में। इस चीज को रिपीट कर देती हूँ, आपने फैक्ट्री फ्लोर फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए भेजे थे 1200 यूनिट, या तो ये फैक्ट्री में आगे भेजे थे या ये सेल आउट किए थे, जो भी आपका हिसाब किताब है। अगर तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो इश्यूज का मतलब क्या होगा कि आप इशू कर रहे हो टू दी फैक्ट्री फ्लोर, राइट। और अगर आप एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो फिर आप एक ट्रेडिंग एंटिटी हो, यानी कि आपने फिनिश गुड खरीद के आपने बेचने हैं तो आपने सेल किया, तो इश्यूज कैन बी टेकन बोथ वेज, राइट। तो अब जो भी हिसाब के साथ था, अब इसको हम फैक्ट्री प्रोडक्शन के उसमें ले लेते हैं। रॉ मटेरियल आपने इशू कर दी था, भेज दिया था फैक्ट्री में, तो 2 दिन के बाद जनवरी 8 को जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो आपको 200 यूनिट वापस भेज रहा है ऑन वट एवर बेसिस, डिफेक्टिव थे वो या फिर उनको जरूरत नहीं थी उसकी, तो उन्होंने वापस रॉ मटेरियल वेयर हाउस में भेज दिए, ठीक है। तो वो 200 यूनिट अब आपको वापस आ गए। अब आप रॉ मटेरियल वेयर हाउस की सारे काम कर रहे हो, तो आप रॉ मटेरियल वेयर हाउस में चीजें इन होते हुए दिखाओगे कि 200 यूनिट अब हमारे पास रिटर्न हो गए जनवरी 6 के। अब हमने क्या करना है, फीफो के अंदर अब ये मसला आ जाएगा। क्या मसला आएगा, अब हम जनवरी 6 की जब हम इश्यूज पर आते हैं तो वो तो 2 बैचेस को हमने इशू किया था ना, एक 10 रुपए पर यूनिट वाला, एक 8 रुपए पर यूनिट वाला। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 200 यूनिट हमें रिटर्न हो रहे हैं ये कौन से बैच में हम वापस डालेंगे, हम कौन से बैच की इसकी करेंगे, क्या हम 10 वाला डालेंगे या 8 वाला डालेंगे। तो उसके अंदर मैं लिखवा बिल्कुल भी नहीं रही क्योंकि कंफ्यूजन होगा इससे आप लोगों को। मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट ने एक टर्म क्वाइन किया था लोफी, लास्ट आउट जो हुआ था वो वापस से फर्स्ट इन होगा, ठीक है। हालांकि ये स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, फीफो लीफो ही है बस, ठीक है। तो जो लास्ट आउट हुआ था वही फर्स्ट इन होगा, यानी कि आपने जो सबसे रीसेंट सबसे न्यू बैच इशू किया था वही अब आपका पहले रिटर्न होगा। 10 रुपए पर यूनिट वाले बैच को हमने सबसे आखिर में छेड़ना है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई कि वो मोर देन एनफ था। तो हमने क्या किया कि जो 200 यूनिट हमने 8 रुपए पर यूनिट वाले बैच में से इशू किए थे वही हमें अब रिटर्न हो रहे हैं। आई होप ये बात सबको क्लियर है। अगेन दिस इज सिंपली जस्ट रिविजन। ओके कर दें ताकि मैं आगे चलूं। जी हमजा, कोई एक हमजा थे जिनको थोड़ा मसला आ रहा था समझने में, क्लियर है अब आवाज और स्लो इनफ फॉर यू? ठीक है, तो ये बात सबको समझ आ गई कि अगर आपके पास 2 बैचेस इशू हुए थे या आपने एग्जैक्टली रिसेंट वाली इन होगी वापस, बच्चे वापस आपको आ रही है, इश्यू रिटर्न हो रहा है, आपने जो आगे भेजा था वो वापस आपको मिल रहा है, तो सबसे रिसेंट वाली इन वापस होगी, ठीक है। तो सबसे रिसेंट वाला ये था, आप ऑर्डर में लिखते हैं फीफो के अंदर, राइट। तो ऑर्डर में जो सबसे नीचे वाला होगा उससे हमने अपना काम शुरू करना है। अब अगर 300 यूनिट रिटर्न हुए होते है ना, तो 300 यूनिट अगर रिटर्न हुए होते तो 200 तो ये 8 रुपए पर यूनिट वाले होने थे, और जो बाकी 100 यूनिट है वो फिर होते 10 यूनिट वाले। आई होप दैट्स क्लियर नाउ, ठीक है। अगर 300 यूनिट रिटर्न हुए होते इशू में से तो फिर हमारा इस तरह से हिसाब किताब बनना था, फिर दोनों बैचेस हिट होते हैं, लेकिन पहले 8 रुपए पर यूनिट वाला होता फिर 10 रुपए पर यूनिट वाली बात। अब अगर इस तरह से होता कि आपके 300 यूनिट रिटर्न हो रहे हैं तो अब आपके पास क्या पोजीशन होती, अब आपके पास फिर आपने बैलेंस के कॉलम में ना सबसे ऊपर ये वाला लिखना था जो पुराने वाला है यूनिट, ठीक है। फिर आपने वही ऑर्डर ऑफ एज जो है उस हिसाब से आपने चलना था, ठीक है। यहाँ पे असल में जगह नहीं है वरना मैं मेंशन कर देती। एनीवेज ये तो एक्स्ट्रा डिस्कशन थी, ठीक है। तो ये आपने इश्यू रिटर्न्स कर लिया, दैट्स इट। अब कोई इसमें होपफुली मसला नहीं रहेगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो एक और आपके पास इश्यू रिटर्न हो रहा है और वो हो रहा है 26 जनवरी को। उसको जरा ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस इसी के ऊपर हो रहा है। इश्यू रिटर्न ऑफ 300 यूनिट्स आउट ऑफ जनवरी 25th इशू, तो जनवरी 25 है, इससे एक दिन पहले का, राइट। 300 यूनिट्स रिटर्न आपने होते हुए दिखाना है फीफो के अंदर, राइट।
तो इसको जरा देख लेते हैं। इसमें असल में एक टाइपिंग एरर भी है, उसको भी रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो 25 जनवरी को आपने 3 बैचेस में से इश्यूज किए थे, अब 300 यूनिट्स रिटर्न करने हैं, तो ये कौन से बैच में से होंगे? पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये टाइपिंग एरर्स आ रहे हैं, इनको जरा हम ठीक करते हैं। इधर आप जरा करेक्शन कर लीजिए जिनके पास हार्ड में मौजूद है। आपने 2500 यूनिट इशू करने हैं 25 जनवरी को, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये मैं इसको किस तरीके से रखूं, इस बात को आप जरा अपने पास नोट कर लीजिए, ये करेक्शन आपको करनी पड़ेगी। 25 जनवरी के जो आपका इश्यूज है उसके अंदर मसला है, ठीक है। इन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है 1000, 10 और ये 9.5, ये गलत है, ठीक है। 1800 और कितने 2500 करने हैं ना, $700, ठीक है। तो ये 1000 @ 8 पर यूनिट, ये तो ठीक है। 800 @ 10 पर यूनिट और 700 @ 9.5 पर यूनिट, ठीक है। इसको जरा टोटल कॉलम में बिल्कुल ठीक दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। टोटल कॉलम में ये 800 बिल्कुल ठीक है, 8000 बिल्कुल ठीक है और 6650 भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ पे जरा आप करेक्शन कर लीजिएगा अपने अपने पास, किन चीजों की करेक्शन करनी है, ये इन दोनों चीजों की, ठीक है। इन दोनों चीजों की करेक्शन करनी है। फिर आपने 300 यूनिट रिटर्न किए, तो यहाँ पे भी एक छोटी सी करेक्शन होगी, दिस इज 9.5 नॉट 7.5, ठीक है। तो 300 यूनिट्स आपने जो रिटर्न किए हैं वो कौन से बैच से किए होंगे? वो ये सबसे नीचे वाले बैच से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 700 यूनिट्स आपने इशू किए थे, उनमें से 300 यूनिट्स अब आपके रिटर्न होंगे, ठीक है। तो ये 2850। आई होप दैट्स क्लियर नाउ, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ आती है, यस और नो? तो ये आपने करेक्शंस करनी है। इनकी करेक्शंस जो है वो मैंने बोर्ड पे लिख दी है और ये 2 करेक्शंस मैंने यहाँ पे दिखा कर दी, ये कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको बात क्लियर होगी। तो 300 यूनिट्स अब आपने क्या करना है, 9.5 रुपी पर यूनिट वाले बैच में 300 यूनिट्स ऐड हो गए, वापस आपको मिल गए, इश्यू रिटर्न्स हो गए, तो वो 600 से हो गए 900 यूनिट्स, दैट्स इट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई मसला? जी बिल्कुल। 22 जनवरी के टोटल में भी एरर है, ठीक है। वो मैं इसको देख लेती हूँ कहाँ पर है। 22 जनवरी के टोटल के कॉलम में कहा था मसला, हाँ ये रहा 2000, ये रहा, ठीक है। ये भी मसला है, तो टाइपिंग एरर यहाँ पे हुए हुए, तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर तो आपको इस तरह कभी कोई एग्जाम्पल में किसी वर्किंग में कोई गलती नजर आए, आप मेरे से जरूर उसको वेट करा दें, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी रखें, ठीक है, हर जगह पर। चले जी, तो अब हम जरा जल्दी से आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल तो फिर हो गई क्लियर, एक दफा मुझे सब ओके कर दें तो फिर मैं आगे चलती हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। 8 जनवरी में भी मसला है। 8 जनवरी में क्या मसला है? एक सेकंड, 8 जनवरी तो हमने किया है ना अभी, कोई मसला नहीं है बच्चे, इसमें क्या मसला है? 800 यूनिट्स पहले मौजूद थे, 800 में 200 वापस आपको रिसीव हो गए, तो 1000 बन गए। 10, 8, ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलें जी, अब आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों को फिर एक होम असाइनमेंट दिया था, दैट होम असाइनमेंट वाज व्हाट, टू स्टडी व्हाट दी ये सेक्शन 4, राइट। तो सेक्शन 4 में बेसिकली आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं फीफो, लीफो एंड एल्को के, राइट। तो जरा इस पे आने से पहले हम एक जरा लीफो को देख लेते हैं, क्योंकि लीफो हमने कोई ऐसे सॉल्व भी नहीं किया हुआ है ना हमने इंट्रो FR1 में कभी किया था, और ना ही हम यहाँ पे भी इतना नहीं देखेंगे उस चीज को। तो बस इसमें कुछ भी नहीं है लीफो के अंदर, सिंपली क्या है, इसको जरा हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। वो एग्जाम्पल आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ओपनिंग स्टॉक, लेट्स अज्यूम
200 units at the rate ₹50 पर यूनिट। ठीक है, अच्छा जी। फिर आपने की फॉर एग्जाम्पल आपको परचेजेस की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, अब ये डेट वाइज मैं डेट्स नहीं मेंशन किया, चलो मैं कर देती हूँ मेंशन। फॉर एग्जांपल 1 मई को आपने परचेज किए थे 500 यूनिट और ये आपने परचेज किए थे एट द रेट ऑफ ₹52 पर यूनिट। ठीक है, और अगली परचेज आपने की है 20 मई को और वो आपने फर्दर फॉर एग्जांपल 700 यूनिट जो है वो परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ ₹55 पर यूनिट। ठीक है, बस इसे इधर तक ही रखते हैं। फिर आपको उन्होंने सेल्स की इंफॉर्मेशन दी। वैसे तो आइडियली इनको डेट वाइज सारा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से हम कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी पहली सेल जो है मई के महीने में वो हुई है 10 मई को। एक मिनट। ठीक है, 10 मई को लगाए। मोहसिन अभी डिस्कस करते हैं बच्चे, अभी डिस्कस करते हैं सब चीजें, सब पढ़ाऊंगी मैं, सब बताऊंगी। चलें जी, नोट कर लिया सबने? ये 900 यूनिट्स है। ठीक है, 900 यूनिट्स। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, आप लोगों ने मुझे दो चीजें कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, एक तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा मेरे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ इश्यूज। ठीक है, इसको इश्यूज लिखना है। यहाँ पे जरा करेक्शन कर दीजिए क्योंकि हम हर चीज प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो इसको आप इश्यूज लिख दें। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ इश्यूज अंडर फीफो, लीफो और एफको। अब इसको किस तरीके से आप मतलब अपने पास प्रेजेंट करें, आप चाहें तो एक टैबुलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर लें। ठीक है, ये आपके पास पहला आ जाए फीफो, अपने आंसर को इस तरीके से लिख दें। ठीक है, लीफो, क्योंकि हमें बेसिकली कंपैरिजन करनी है डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ताकि आप लोगों को एक हल्का सा लीफो का भी आइडिया हो जाए कि लीफो के अंदर किस तरीके से चीजों को हम लेकर चलते हैं। ट्रांजैक्शंस मैंने थोड़ी रखी हैं, मुझे आपने क्लोजिंग स्टॉक का बताना है और इश्यूज की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, दो चीजें। चले जी, 5 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट में ये आराम से हो जाना चाहिए सॉल्व। अवैस ये डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है, ओपनिंग स्टॉक ही हमारा क्लोजिंग बन रहा है किसमें, लीफो में।
फीफो में कुछ और होगा, वेटेड एवरेज में कुछ और होगा। ठीक है जी, 5 मिनट आप सॉल्व कीजिए और मुझे इस तरह से इंफॉर्मेशन बताइएगा। चलें जी, और वेटेड एवरेज में ठीक है जी, लीफो से करते हैं इसको। वेटेड एवरेज की भी जल्दी से कैलकुलेशन करें। वेटेड एवरेज में पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? हर ट्रांजैक्शन के बाद एवरेज रेट, राइट? चले 3 मिनट और ले लें। चले जी, तो इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, फीफो में क्या हमने फॉलो करना है? फीफो में हम ये कहते हैं कि जो स्टॉक पहले खरीदा गया, इशू भी पहले वही होगा। ठीक है, सिंपल एज दैट, राइट? तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा स्टॉक हमने पहले खरीदा था? ऑब्वियसली बात है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है,
जब आपने 10 मई को इश्यूज किए तो 300 यूनिट्स जब आपने बेचने हैं तो सबसे पहले आपने ओपनिंग स्टॉक के 200 यूनिट्स आपने इशू किए होंगे, है ना। फिर पीछे कितना रह गया होगा, फिर परचेजेस में से 500 यूनिट्स में से आपने 100 यूनिट्स फर्दर बेचे होंगे, ठीक है। या तो हम इसको इस तरीके से लेकर चले, या फिर हम फीफो को इस तरह से भी कह सकते हैं, द क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइजेस ऑफ द मोस्ट रिसेंटली परचेज्ड बैच, राइट। अब इसके अंदर आपकी मर्जी है, आप स्टॉक लेजर कार्ड बनाए, राइट, या आप इस तरह से लॉजिकली वर्किंग करें। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बनता कितना है, 200 यूनिट्स आपने खरीदे थे, सॉरी ओपनिंग में पड़े हुए थे 500 प्लस 700, यानी कि 1200 यूनिट्स आपने ड्यूरिंग द मंथ खरीदे, राइट। यानी कि टोटल अवेलेबल फॉर सेल्स है 1400 में से आपने सेल कितने किए, 1200, राइट। तो यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आपके पास जो 200 यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं, फीफो में हम ये कहते हैं द क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइजेस ऑफ द मोस्ट रिसेंटली परचेज बैच, राइट, और बैचेस। तो जब हम मोस्ट रिसेंटली परचेज बैच को देखते हैं तो ये लॉजिकली वर्किंग अगर हमने करनी है विदाउट प्रिपेयरिंग स्टॉक लेजर कार्ड, हमने स्टॉक लेजर कार्ड रिक्वायरमेंट में नहीं है तो हमने कहा डायरेक्टली वर्कआउट करते हैं, तो हमें ये बात समझ आ गई कि जो क्लोजिंग स्टॉक है 200 यूनिट्स वो लाजमी तौर पे इस बैच से परटेन करता होगा। यानी कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक फीफो के अंदर कितना बनता है, ये आपका बनता है 200 इंटू 55, यानी कि उनके उसके ऊपर जो यूनिट्स के ऊपर रेट अप्लाई होगा उसकी कॉस्ट हम यूज करेंगे 55 रुपी पर यूनिट, 11,000 जो है वो उसका बन जाता है फीफो के अंदर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जो इश्यूज है वो क्या क्या होंगे, उनकी कॉस्ट क्या होगी, पहले आपने इशू किए होंगे 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इश्यू किए होंगे 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 52 पर यूनिट, है ना। ये सारे का पूरा बैच जो है वो इश्यू हुआ। और तीसरा जो आपके पास बैच था 700 यूनिट्स में से, अब आपको पता है कि 500 यूनिट्स इश्यू हुए हैं और 200 यूनिट्स आपके अन इश्यूड पड़े हुए, ठीक है। तो 500 फर्दर आपने इश्यू किया है एट द रेट ऑफ 55। ये आप लोग लंबे तरीके से वर्किंग करेंगे तो आपको इसी तो यही आंसर आएगा। इसमें आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फीफो के अंदर हम क्या नजर आ रहा है हमें, क्लोजिंग स्टॉक इज 11,000 एंड कॉस्ट ऑफ इश्यूज इज 63,500। अब हम आते हैं लीफो पे। लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट ये कहता है कि आप इश्यूज करेंगे नीचे से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब उसके लिए आप प्रॉपर स्टॉक लेजर कार्ड बनाएंगे या जो भी आपके पास हिसाब किताब बनता है आप उस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स किस तरीके से होगा मैं आपको इसका बता देती हूँ। अगर आप लीफो का स्टॉक लेजर कार्ड बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा जल्दी से स्टॉक लेजर कार्ड इसका बना दूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी इसमें ना रहे। ये किस तरीके से सारा कुछ होगा, ठीक है। ये आपके पास आ गए परचेजेस, ये आपके पास आ गए इश्यूज और ये आपके पास आ गया बैलेंस, ठीक है। चले, तो यहाँ पे आपके पास ओपनिंग है 1 मई को, आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमारे पास बैलेंस के कॉलम में ही आएगा। कितना आपके पास था, 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट, यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और हम इसके नीचे लगा देते हैं एक लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन क्या है, 1 मई को ही परचेज हुई है, ठीक है। तो आप इसी को पहले लिखेंगे। परचेजेस के कॉलम में आ गए 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 52 पर यूनिट। ये कॉपी मत करें, सिर्फ समझें इस बात को। अब हम क्योंकि यहाँ पे लीफो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें एवरेजिंग नहीं करनी, तो हमने उसी तरह ऑर्डर में जो है, या तो आप इसको अब उल्टा लिख दें, ठीक है, 200 को नीचे लिख दें, ठीक है। आइडियली इसी तरीके से बनता है। अब ये देखें, हम नॉर्मली इस तरह करते हैं ना कि हम जो पुराना बैच होता है उसको हम ऊपर रखते हैं फीफो के अंदर, क्यों, क्योंकि हमने पुराने बैच को पहले निकालना होता है, राइट। यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा, या तो आप इसी तरह से लिखें लेकिन इशू करते हुए आप नीचे से चलें, या फिर आप क्या करें, आप ये कहें कि क्योंकि अब हम लीफो फॉलो कर रहे हैं तो अब हमारा जो रिसेंट परचेज हुआ है वो ही सबसे पहले निकलना है, ठीक है। तो अब कौन से वाला बैच आप ऊपर लिखें, ये आप लोगों की अपनी आसानी है, जो भी जिस तरीके से भी आपको सही लगता है। तो मैंने क्या किया, मैंने 500 जो मैंने आज के दिन खरीदा, मुझे पता है कि अगला इश्यू, अगर अगली ट्रांजैक्शन इश्यूज की है तो मैं पहले नए बैच को निकालूंगी, लास्ट इन जो हुआ है वही फर्स्ट आउट होगा,
इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई? तो मैं चाहूँ तो मैंने इस तरह से ऑर्डर जो है वो इसी तरह से लिख दिया ताकि मुझे अगला इश्यू करते हुए कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो. यू कैन डू इट द अदर वे अराउंड, लेकिन फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा सारी चीजों का. अगेन इसका ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कोई रूल तो है नहीं. ये जो हम लोग स्टॉक लेजर कार्ड बनाते हैं इसके अंदर चेंजेस की गुंजाइश है, राइट? वेरिएशंस की गुंजाइश है. तो अब अगला आइटम आपके पास क्या है? फर्स्ट में के बाद अगली परचेज है 20 मई को. उससे पहले हो रहा है इश्यूज, यानी कि अगला आइटम आपके पास अगली ट्रांजैक्शन हो गया इश्यूज. और जब हम इश्यूज के अंदर आएंगे तो आपने कितने यूनिट्स इशू करने? 300 यूनिट्स इशू करने. तो वो कौन से बैच से करेंगे? वो 52 वाले बैच से करेंगे. ठीक है, तो 300 यूनिट्स जो आपने इशू किए वो आपने किए 52 वाले बैच में से. आई होप दैट्स क्लियर. ये उल्टा चल रहा है, अब नए बैच में से आपने इशू किए. तो अब कितने रह गए इसमें? 200 यूनिट्स 52 वाले बैच में से पर रह गए. और आपके पास जो पुराना तरीन स्टॉक था वो आपके पास एज इट इज पड़ा रह गया. ठीक है, 50 रुपी पड़ रही है, ओपनिंग स्टॉक है अभी भी. ये करने के बाद जल्दी से आगे चलते हैं. 20th मई को आपने फर्दर परचेजेस की हैं. 20th मई पर आए परचेजेस 700 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 55. ये आपने एज इट इज लिख लिया. ठीक है, लेकिन अब आपने इस बैच को भी सबसे टॉप पर रखा है ना, क्योंकि अब अगला इश्यू करते हुए सबसे पहले अब इस बैच की बारी आएगी, राइट? तो 700 यूनिट्स जो आपने रिसेंटली परचेज किए हैं, 200 यूनिट्स 52 वाले बैच में से थे और 200 यूनिट्स ही आपके ओपनिंग स्टॉक में से थे. तो देखें अब आपके पास ये जो ऑर्डर ऑफ स्टॉक्स है ये उल्टा चल रहा है. ये सबसे नया है, ये उससे पुराना है और ये सबसे पुराना हो गया, राइट? आखिरी ट्रांजैक्शन क्या है? आपने इश्यूज करने हैं 900 यूनिट्स 25th ऑफ मई को. 900 यूनिट्स इशू करने, तो उसमें सबसे पहला निकलेगा सबसे रीसेंट बैच, यानी कि 700 यूनिट्स वाला सबसे पहले आपने इशू किया. ठीक है, फिर उसके बाद 200 यूनिट्स की गुंजाइश अभी भी है, तो ये 200 यूनिट्स 52 वाले बैच में से आपने आउट की. तो अल्टीमेटली पीछे आपके पास सिर्फ कौन सा बैच बता? ओपनिंग स्टॉक आपके पास पड़ा रह गया. कॉस्ट ऑफ इश्यूज के लिए हम क्या करेंगे? इश्यूज के कॉलम में जितना भी टोटल है उन सबको हमने टोटल कर लिया, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ इश्यूज आ गया 64,500. आई होप जिसको अब लीफो समझ में नहीं आ रहा था, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ इश्यूज. अब बात आप सबको क्लियर है? तो 10,000 और 64,500. ठीक है, आई टेक क्वेश्चंस इन द एंड ताकि मैं जल्दी से यहाँ पे चलो. वेटेड एवरेज में आपको पता है चीजें आपकी एवरेज आउट हो जानी है, तो जल्दी से हम इसका स्टॉक लेजर कार्ड जल्दी से बना लेते हैं. ठीक है, ये मैं यहीं पे बल्कि कर देती हूँ. ठीक है, ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया. चलेगी. अगेन दिस इज समथिंग जो आप लोगों ने किया हुआ, इसलिए मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रही, प्रॉपर तरीके से उसको नहीं कर रही. ठीक है, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हम अपना वेटेड एवरेज रखते हैं. ठीक है, ताकि ये है कि एक्यूरेसी आ जाए हमारे वर्किंग के अंदर. ठीक है, फिर आपने इश्यूज किए हैं, ये इश्यूज किस रेट पे होंगे? ये इस रेट पे हो गए. ठीक है, रेट आपका चेंज नहीं होगा. क्वेश्चंस में अगेन आपको बता रही हूँ कि मैं आप लोगों की चार्ट देखूंगी सबसे एंड पे. ठीक है, ताकि टाइम थोड़ा बच जाए. फिर आपने फर्दर परचेजेस की हैं 700 यूनिट्स की, तो आपका रेट डेफिनेटली चेंज होगा, बढ़ रहा है 53.7 पे आ गया. ठीक है, और सबसे आखिरी काम आपका क्या है? आपने 900 यूनिट्स जो है वो इश्यू करने हैं. किस रेट पे इशू करने हैं? 53.7 पे. ठीक है, चले. तो ये आपके पास कुछ हिसाब किताब बन रहा है. ठीक है, तो इधर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक इज 10,740 और कॉस्ट ऑफ इश्यूज जो है वो आपके पास 2 इश्यूज थे, तो उन दोनों इश्यूज की जो कॉस्ट है वो आपके पास ये बन गई. ठीक है, आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर है. मुझे एक दफा ओके कर दें, कोई प्रॉब्लम है तो रेज कर दें. ये भी ठीक होगा. मुहसिन बिल्कुल ठीक है. ठीक है, लीफ को एटलीस्ट पेरिशेबल्स में यूज नहीं करेंगे हमजा. आप किसी दूसरे होमोजेनस आइटम के लिए कर सकते हैं, नॉन पेरिशेबल आइटम के लिए कर सकते हैं. ठीक है, चलें जनाब.
अब जो मेन डिस्कशन है उस पर जरा आ जाते हैं। अब अगर हम ट्रेंड देखें, पहली बात तो ये कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है हमारी प्राइसेस में, और प्रैक्टिकली भी यही हो रहा है ना। आपको पता है कि जी प्राइसेस उल्टा बढ़ रही हैं। तो देखिए कॉस्ट आपकी बढ़ी, ओपनिंग स्टॉक आपने पिछले महीने खरीदा था ये वाला स्टॉक 50 रुपए का, फिर 52 रुपीज हो गया, फिर 55 रुपीज हो गया। तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड पे हम फोकस कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भाई प्राइसेस डिक्रीज हो रही है, हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड ही आ रहा है, और क्योंकि प्रैक्टिकली भी यही हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिनेरियो इन्फ्लेशनरी हो तो हमें क्या नजर आ रहा है, फीफो के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लीफो से ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि फीफो में आपने उन्हीं 200 यूनिट्स को वैल्यू किया है हायर रेट पे, विच इज मोर करंट, विच इज मोर रिसेंट। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड लीफो के अंदर आप क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं किसके ऊपर, लोअर रेट के ऊपर, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड के अंदर, राइट। क्योंकि ये पुराने रेट के ऊपर आप क्लोजिंग स्टॉक को अज्यूम करेंगे, जो 200 वही 200 यूनिट्स अब 50 रुपए वाले हैं हमारे पास। तो जाहिर सी बात है इश्यूज और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ऑपोजिट चीज है। ठीक है, जो चीज इश्यू होने से रह गई वही क्लोजिंग स्टॉक होती है, राइट। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक फीफो में ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ इश्यूज कंपैरेटिवली लीफो से कम आएगा। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, वेटेड एवरेज को भी मैंने साइड पे कर दिया, क्योंकि वेटेड एवरेज तो है ही इंटायरली डिफरेंट ना, वो तो है ही एवरेजिंग आउट आप कर देते हैं सारी चीजों को, है ना। तो अब इसमें फर्क क्या पड़ेगा, मेरी बात गौर से सुनिए। ये बात आपने इंट्रो में पढ़ चुके हैं, FAR 1 में भी ये बात आपको रीइंफोर्स हो चुकी है कि क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट क्या ताल्लुक होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रॉफिट या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। वेरी गुड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो इधर आप जरा देखिए, वही साल है, सेम सिनेरियो है, वही कंपनी है। मैं जरा ऑल्टरनेट कैलकुलेशंस करके देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैं इस साल फीफो इस्तेमाल करती हूँ, यानी कि अपनी पॉलिसी में अगर डिवाइस करना चाह रही हूँ, और मैं ये कहूँ कि मैं फीफो यूज करना चाह रही हूँ, तो मुझे बताइए करंट ईयर का प्रॉफिट लीफो से ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा आएगा। इसी साल वही सिनेरियो सब कुछ, मैं दो कैलकुलेशंस अपने पास करूं तो मुझे पता चलेगा सेम डेटा को यूज करते हुए अगर मैं फीफो इस्तेमाल करूं तो मेरे पास प्रॉफिट फीफो लीफो से ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, मेरा कॉस्ट ऑफ इश्यूज कम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा कम होगा फिर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये मेन चीज जो है वो आपको बतानी थी। ये जी फीफो और लीफो को अगर हम कंपेयर करें, और वेटेड एवरेज में तो अच्छी बात है कि सारी चीजें हम एवरेजिंग आउट ही कर देते हैं। उसमें ना हम पुराना कोई एग्जैक्ट रेट यूज कर रहे होते हैं, ना उसमें हम कोई न्यूएस्ट रेट यूज कर रहे होते हैं उसमें, बल्कि हम एवरेजिंग आउट कर देते हैं सारी चीजों को। विद दैट इन माइंड, विद दिस होल डिस्कशन इन माइंड, हम जरा आ जाते हैं इस कंपैरिजन के ऊपर। ठीक है जनाब। तो कंपैरिजन पे जब हम आते हैं तो हमारे पास क्या सीन है सारा, फीफो लीफो और वेटेड एवरेज के इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, लॉजिकल है ज्यादा फीफो। ठीक है, फीफो इज मोर लॉजिकल। आपको पता है कि जी खासतौर पर पेरिशेबल्स के केस में फीफो ही माइंड में आता है। जी लॉजिक भी यही बनती है कि जो पहले आपने सामान खरीदा है वही आप पहले निकालें, भले वो नॉन पेरिशेबल आइटम ही क्यों ना हो, है ना। तो अब हम नॉन पेरिशेबल्स को भी अगर हम फोकस करें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो पहली बात समझ में आती है, जो प्रैक्टिकल है, जो ज्यादा लॉजिकल है, वो यही है कि भाई हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑब्जेक्टिव यूज करें। लास्ट इन फर्स्ट आउट का इतना कोई लॉजिकल बनता नहीं। और वेटेड एवरेज में तो अगेन लीफो शूज इंडस्ट्री में भी होता होगा, बिकॉज पीपल फ्रेश पीस मांगते हैं, राइट एग्जाम्पल। लेकिन अगर वो हम मोशन हम ये अगर अज्यूम करें कि सारी चीजें होमोजेनस एंड सिमिलर इन नेचर है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक ही स्टाइल है, एक ही स्टाइल की प्रोडक्शन कंटिन्यूअस है, कि वो हर महीने जो है उसकी डिमांड होती है एक ही स्टाइल की। ठीक है, तो अब मुझे बताएं अब उसमें क्या होगा। हम ये जो पूरा कंपैरिजन करेंगे ना वो सिमिलर बेसिस होगा ना, फिर वो होमोजेनस बेसिस के को सामने रखते हुए रखेंगे, नॉन पेरिशेबिलिटी रखेंगे, ठीक है, नॉन एक्सपायरी रखेंगे, नॉन डिफरेंस इन समझे के डिजाइन वगैरह रखेंगे। तो अगर ऐसा हो, अगर होमोजेनस आइटम्स हो, फिर भी उसमें लॉजिकल क्या बनता है, फीफो बनता है। मोहसिन बात क्लियर है? हम स्पेसिफिक उस पर नहीं जा रहे कि हाँ ठीक है इस चीज के अंदर तो लॉजिकल ज्यादा लीफो है, वो एक अलग बात है। ठीक है जनाब, ठीक है। तो ये अब आपके पास, अब डिमांड पे भी हमें नहीं जाना कि लोग क्या मांग। अब लोग फॉर एग्जांपल अब एक अगर कोई सब्जी फरोश है, मैंने सब्जी फरोश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, मैंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। उसने दो किस्मों के टमाटर रखे हुए अपने पास सामने, एक पुराने एक नए। कस्टमर तो नए ही मांगेगा,
लेकिन आपने एज अ बिजनेस पहले क्या निकालना है, कौन सा स्टॉक निकालना है, आप कोशिश करेंगे पहले पुराने टमाटर बिके क्योंकि वो खराब हो रहे हैं, मैंने तो खर्चा उनके ऊपर इनकर कर लिया, मैंने तो खरीद लिए है वो, राइट। तो मैं क्या चाहूंगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, वी एक्चुअली वांट टू सी दैट, राइट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फीफो ही ज्यादा लॉजिकल बनता है। वेटेड एवरेज में कोई लॉजिकल की वो बात ऐसा है नहीं, क्योंकि वो सारी चीजों को एवरेज आउट कर देता है, हम बैच वाइज चीजें तो रखते नहीं है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जरा देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, एक्चुअल इशू प्राइस। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने जो उसको रीड किया होगा प्रॉब्लम इसी में आया होगा इसको समझने में, ठीक है, टेबल को तो अब हम समझ रहे हैं। एक्चुअल इशू प्राइस से क्या मुराद है, अगर आप देखें तो फीफो और लीफो में हम एक्चुअल रेट्स यूज करते हैं। एक्चुअल रेट से क्या मुराद हो गई है, जिस तरह ये एक्चुअल कॉस्ट है ना, 50 रुपीज, 52 रुपीज, 55 रुपीज, ये वो प्राइसेस हैं जिनको हमने एक्चुअली पे किया, एक्चुअली इनकर किया। इसके हमारे पास रसीदें भी मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, यानी कि ये एक पक्की चीज है, ये इसमें कोई हमने कैलकुलेशंस नहीं की। ऑन दी अदर हैंड वेटेड एवरेज पे जब हम आते हैं, अब जब आप फीफो लीफो देखेंगे तो आपके स्टॉक में जो बैलेंस ऑफ कॉलम है उसमें एक्चुअल प्राइसेस यूज हो रही थी ना, या तो 50 यूज हो रहा था या 52 या 55। वेटेड एवरेज में देखिए हम इश्यूज और क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू कर रहे हैं, 50 तक तो ठीक है, 51.43, यहाँ पे 51.43, 53.7, ये कोई एक्चुअल कॉस्ट आपको इनकर हुई थोड़ी है ना। आपने 53.7 पे कोई स्टॉक खरीदा, ना आपने 51.43 पे कोई स्टॉक खरीदा, तो यहाँ पे इसका वेटेड एवरेज का ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है। और फीफो लीफो के भी एडवांटेजेस बन जाते हैं कि फीफो लीफो में कैलकुलेशंस करते हुए यू विल ऑलवेज स्टिक टू द एक्चुअल the cost that you have incurred, right? Actual issue price, issues को रिकॉर्ड करते हुए आप एक्चुअल प्राइसेस, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट को यूज करेंगे। वेटेड एवरेज में आप वेटेड एवरेज रेट यूज कर रहे थे टू वैल्यू और टू allocate a cost to your issues, ठीक है, तो ये उसका डिसएडवांटेज बन गया। क्लोजिंग स्टॉक एट रीसेंट प्राइस, फीफो में ये एडवांटेज है। अब अगर आप देखें आपको आगे जाके भी आइडिया हो जाएगा, अकाउंटिंग करते हुए हमारा अब जो फोकस है ना वो होता है कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारी जो है सारी कैलकुलेशंस हैं, जो सारी हमारी रिपोर्टिंग हो रही होती है, भले वो फाइनेंशियल की अकाउंटिंग की हो, कॉस्ट अकाउंटिंग की हो, तो दिस इट शुड रिफ्लेक्ट मोर ऑफ द करंट सिचुएशन, है ना, कि करंटली क्या हिसाब किताब चल रहा है, करंटली उस एसेट या लायबिलिटी की क्या वैल्यू है। तो अगर हम फीफो को देखें, फीफो में हमारा क्लोजिंग स्टॉक मोस्ट रीसेंट कॉस्ट के ऊपर वैल्यू हो रहा होता है, यस और नो, ठीक है, यानी कि इट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द करंट सिचुएशन, करंट मार्केट सिचुएशन। ऑन द अदर हैंड लीफो के अंदर क्या हो रहा था, लीफो में हमने जो अपने स्टॉक को वैल्यू किया था 200 यूनिट्स को, वो वैल्यू किया था 50 रुपीज पर यूनिट पे। दैट वाज नॉट योर करंट प्राइस, दैट वाज नॉट योर करंट प्रिवेलेंट प्राइस मार्केट में जो चल रही है। करंट प्राइस तो 55 के आसपास चल रही होगी, है ना। तो ये आपके पास लीफो का एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो करंट आपके मार्केट सिचुएशन को प्रेजेंट नहीं करता। वेटेड एवरेज में तो कोई स्यापा ही नहीं है इस बात का कि वो रीसेंट प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है या पुरानी प्राइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एवरेजिंग आउट कर रहा है सारी चीजों की, ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर होती है। अब अगेन यहाँ पे हम स्पेशल वन ऑफ केसेस को नहीं डिस्कस करें, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक बिल्कुल नॉर्मल सा नॉन पेरिशेबल स्टॉक है, उसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, उसके लिए किस हम जो है वो कॉस्ट फॉर्मूले को ज्यादा फोकियत देंगे, फीफो को देंगे, लीफो को देंगे। तो उसमें हम कह रहे हैं कि लीफो की जो है वो थोड़ा डिसएडवांटेज इसमें दिया हुआ है हमने लीफो को, कि भी लीफो जो है वो पुरानी प्राइसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई। अब हम किसी स्पेसिफिक सिनेरियो को डिस्कस नहीं कर रहे, उसमें लीफो ज्यादा अप्रोप्रिएट है या व्हाटसोएवर, ठीक है। एवरेज में जो है वो एवरेजिंग आउट हो रही होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, बस इसको जो है वो जल्दी से कवर कर लेते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है कि जी लॉज, जी बिल्कुल एक्चुअली इशू प्राइस एवरेज हो जाएगी ना, तो उसमें इतना कोई हम खास जो है वो एडवांटेज या डिसएडवांटेज उसको नहीं दे रहे, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी से मुराद ये है कि आपके जो लॉज हैं, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि आपके जो कॉर्पोरेट लॉज हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, आपके जो टैक्सेशन लॉज हो गए, वो कौन से कॉस्ट फॉर्मूले को ज्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं या उसमें ज्यादा उस चीज को जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी हासिल है। तो फीफो इज समथिंग जो कि आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपका जो टैक्स लॉज है और जो कॉर्पोरेट लॉज है वो उसको मतलब उसमें ज्यादा उसको इंकरेज किया जाता है। लीफो को तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीधा सीधा मना करता है, तो वो डिसएडवांटेज है आपकी लीफो का, ठीक है। फिर तीसरी चीज आपके पास क्या है,
वेटेड एवरेज को भी जो है वो प्रेफर करता है आपके सारे लॉज और स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो एक्सेप्टेबिलिटी से मुराद होगा एक्सेप्टेबिलिटी इन दी अकाउंटिंग के रूल्स एंड कॉर्पोरेट रूल्स एज वेल, ठीक है। नो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेट, अब यहाँ पे वेटेड एवरेज इज एट ए डिसएडवांटेज, आपको फीफो या लीफो में कैलकुलेटर उठाना ही नहीं है ना, टू कैलकुलेट अ रेट और वट एवर, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो एक्चुअल फिगर्स है वही आप लिख देते हैं उठा के, है ना। वेटेड एवरेज में हम ये कहेंगे कि डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हर नई परचेज के ऊपर आपको एक नया फिगर कैलकुलेट करना होता है, तो ये किस्म का उसका डिसएडवांटेज हो गया। इशूज एट ओल्ड प्राइस, अगेन इसमें अब आपको ये बात पता है कि फीफो में इश्यूज आपके हो रहे हैं एट ओल्ड प्राइसेस, लीफो में इश्यूज हो रहे हैं एट रीसेंट प्राइस। अब इसका बेसिकली कहाँ पे किस तरीके से एक काम में करते हैं, 8:01 हो गए, तो इन दोनों चीजों को मैं डिस्कस करती हूँ, इन तीनों चीजों को, ठीक है। 1, 2 और 3, ये थोड़ा लंबा डिस्कशन है, इन तीनों चीजों को फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे। कॉम्प्लिकेट रिकॉर्ड जरा देख लेते हैं, फीफो और लीफो कॉम्प्लिकेट कैसे करते हैं। इसमें देखें आपको बैच वाइज इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है अपने पास, है ना। आपका जो बैलेंस की कॉलम है उसमें आपको बैच वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि आपके पास 3 सेपरेट जो है या 4 सेपरेट जो है इंफॉर्मेशन हो, ताकि फिर अगला इशू करते हुए फिर आप उसको रेफर करें। तो इससे चीजें जो है अगर आप देखें, अगर वैसे ही मैं बिल्कुल स्टूडेंट बन के जरा सोचूं, तो स्टॉक लेजर कार्ड मेरा वेटेड एवरेज का ना बनता भी छोटा है, और स्टॉक लेजर कार्ड मेरा फीफो लीफो का बनेगा भी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने बैलेंस के कॉलम में, राइट। तो उसको आप इस तरीके से कर लेते हैं कि भाई इसमें आपको बड़ा पर्टिकुलर रहना पड़ता है फीफो और लीफो के अंदर, हर चीज आपकी प्रॉपरली अरेंज हो, कौन सा बैच पहले का है, कौन सा बैच नया है, इसको भी आपको खास जो है वो जहन में रखना पड़ता है। वेटेड एवरेज में ऐसा कुछ सीन है ही नहीं, राइट। तो फीफो और लीफो का ये एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, और वेटेड एवरेज का ये एडवांटेज हो गया। बस जो चीज आप खरीद रहे हैं, जो चीज आपके पास इन हो रही है, उसको आपने एवरेज आउट किया एंड दैट्स इट, उसको साइड पे कर दिया, ठीक है। ये जो बाकी 3 चीजें ये हम इंशाल्लाह करेंगे कल, और कल हमारी थोड़ी पेस भी फास्ट होगी क्योंकि बेसिक चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, और कल जो है वो हमें थोड़ा सा फिजिकल काउंट को देखना है। एक काम ये करें, एक होम असाइनमेंट जरा ले लें, ये पार्ट 5 भी जो है आप लोगों ने लाजमी तौर पे पढ़ना है, क्योंकि कल फिर मैं इसको सिर्फ पूछूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इसको हम सिंपली गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। बाकी होमवर्क है, सेक्शन 5 पढ़ना है आपने, ठीक है। सेक्शन 5 जो है फिजिकल इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, ताकि प्रॉब्लम हो अगर समझने में तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हम उसको फास्ट फॉरवर्ड करके बेसिकली कल जो है मुझे इन एनी केस ये एनआर जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है ना, इसको मैंने खत्म करना है, और ये एनआर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, इस चीज का मैंने सारा काम खत्म करके मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं वेंसडे को जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम स्टार्ट कर दे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो कल ही फिर जब हम नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस की डिस्कशन कर रहे होंगे ना, तो कल ही फिर मैं आपको बता दूंगी कि अगर शॉर्टेजेस होती हैं, जो आप लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि लॉसेस अगर हो जाए तो उसमें हम क्या क्या रेट यूज करेंगे फीफो लीफो आपको में, राइट। अगर आपके पास कोई ड्रॉइंग्स आ रही हैं, कोई गिफ्ट अगर आप दे रहे हो, ये चीजें है ना, तो उसमें फिर कौन सा रेट इस्तेमाल करना है ये भी फिर हम कल ही डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, सेक्शन 5 जो है वो रीड करना है, ताकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल डायरेक्टली जंप टू कॉस्ट एंड एनआरवी की डिस्कशन, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? चले जनाब, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।